Welcome students, welcome to the lecture of quantitative reasoning 2। हम इस कोर्स के लिए डिफरेंट बुक्स को फॉलो करेंगे और जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स आगे प्रोसीड करेंगे उन बुक्स के बारे में मैं आपको फर्दर गाइड करता रहूँगा और बुक्स में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। फर्स्ट में हमारे पास जो टॉपिक है, दिस इज बेसिकली द लॉजिक। इस लॉजिक्स के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हम बेसिकली केंट एच रोजन की बुक फॉलो करेंगे, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड इट्स एप्लीकेशन। ये बुक मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, let's start with the first topic, the foundations of logic। बेसिकली मैथमेटिकल लॉजिक होता क्या है? मैथमेटिकल लॉजिक हमारे पास एक टूल है जो बेसिकली कंपाउंड स्टेटमेंट के साथ वर्किंग करने में हमें यूज होगा। ठीक है, अब मैथमेटिकल लॉजिक्स हमारे पास डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। उसकी एग्जांपल आप फर्दर आगे देखेंगे। हम कहते हैं कि हमारे पास हमने चीज़ों को आपस में ऐड अप करना है, या हमारे पास तो एक्सप्रेशन है, हमने उन दोनों एक्सप्रेशन को मिला के आपस में स्टडी करना है। तो उनमें जो हमारे पास उनको कंबाइन करने के लिए जो टूल यूज होगा, दिस टूल इज बेसिकली द मैथमेटिकल लॉजिक। और सेकेंडली हम हमारे पास ये लॉजिक यूज़ कहाँ पे होते हैं? हमने डिफरेंट मैथमेटिक्स के फार्मूलाज को प्रूव करना होता है, तो उनके प्रूफ में हमारे पास ये मैथमेटिकल लॉजिक्स यूज होंगे। और सिमिलरली अगर मैं कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर बात करूँ, तो हमें जब भी कोई भी प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज के अंदर लिखना है, कंप्यूटर की किसी लैंग्वेज के अंदर, तो उस कंप्यूटर लैंग्वेज में उस प्रोग्राम को लिखने के लिए जो मैथमेटिकल नोटेशंस यूज होंगी, got it, these notations are called mathematical logics। okay, हमारे पास बेसिकली इस टॉपिक पे आगे चलने के लिए एक डेफिनेशन, दिस इज बेसिकली द प्रोपोजिशनल लॉजिक। दो तरह के लॉजिक होते हैं, द फर्स्ट वन इज द प्रोपोजिशनल लॉजिक एंड द सेकंड वन इज द प्रेडिकेट लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक बेसिकली हमारे पास प्रोपोजिशन को कंबाइन करने के लिए यूज होता है, और इसी तरह जो हमारे पास प्रेडिकेट लॉजिक है वो दैट्स बेसिकली डील्स विद द प्रेडिकेट। अभी आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि प्रोपोजिशंस क्या होती हैं और प्रेडिकेट्स क्या होते हैं। मैं आगे आपको फर्दर नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इन दोनों की जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं हम उनको फर्दर स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोपोजिशन के प्रोपोजिशन क्या होती है। अ प्रोपोजिशन यूजुअली डिनोटेड बाय पी क्यू आर, हम इनको इन नोटेशन से फर्दर इस कोर्स के अंदर डिनोट करेंगे, इज बेसिकली अ डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट। डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट मीन्स एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके ट्रू और फॉल्स होने के बारे में हमें गारंटी हो कि ये जो स्टेटमेंट हमें पास ऑन की जा रही है, ये स्टेटमेंट या तो कोई एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है, या हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। लेकिन ऐसी स्टेटमेंट हमारे पास हम नहीं दे सकते एज अ प्रोपोजिशन जो हमारे पास ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो, या उनके इन बिटवीन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये क्लेम करूं इट इज रेनिंग, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं कि जहां पे आप बैठे हैं वहां पे रेन हो रही है, या यहाँ पे रेन नहीं हो रही। तो अगर तो वहां पे रेन हो रही है तो जो मेरी स्टेटमेंट है इट इज रेनिंग, तो इसका मतलब है कि वो ट्रू है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और अगर वहां पे रेन नहीं हो रही तो इसका मतलब मेरी स्टेटमेंट फॉल्स है। लेकिन उसके ट्रू और फॉल्स होने के बारे में हमें पता है, तो इसका मतलब है कि ये एक प्रोपोजिशन है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ये कहूँ अमान इज द कैपिटल ऑफ जॉर्डन, अब चूंकि वो उसका कैपिटल है तो इसका मतलब है कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है ना, हमें पता है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास बेसिकली एक प्रोपोजिशन होगी। और सेकेंड थर्डली अगर हम ये बात करें 1+2=3, तो अगेन ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है, 1+2=3 ही होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी बेसिकली हमारे पास एक प्रोपोजिशन है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स को देखूं जैसे कि हु इज देयर, तो हु इज देयर बेसिकली एक क्वेश्चन है, ये कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जिसकी ट्रू और फॉल्स वैल्यू के बारे में हम बता सकें, तो इसका मतलब हुआ कि ये प्रोपोजिशन नहीं है।
सिमिलरली अगर आप एक रैंडम सी मीनिंगलेस सी कोई भी स्टेटमेंट दे दें, ला 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 ला, तो इट मीन्स कि सिमिलरली ये भी हमारे पास कोई प्रोपोजिशन नहीं है। और अगर आप किसी को कोई कमांड दे दें, लेट्स सपोज जस्ट डू इट, ब्रिंग दैट ग्लास ऑफ वाटर, तो ये भी कोई ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं है कि जिनकी ट्रू और फॉल्स होने के बारे में हम कुछ बता सकें। और अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें, तो अगर मैं आपको जस्ट एक एक्सप्रेशन दे दूं 1+2, तो 1+2 कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जिसके बारे में हम बात कर सकें कि ये कोई ट्रू है या फॉल्स है। बस आपने एक क्लेम कर दिया 1+2, दैट्स इट। ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, राइट? ये एक एक्सप्रेशन है। और सिमिलरली अगर आप मुझे ये बता दें 1+2 = x, तो जब तक हमें x की वैल्यू के बारे में नहीं आइडिया होगा, हम इन बिटवीन हैं ट्रू एंड फॉल्स के। तो हमने अभी लास्ट टाइम जब प्रोपोजिशन की स्टेटमेंट देखी, हमने कहा कि अगर आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो आपको ट्रू और फॉल्स की इन बिटवीन रख रही है, वो भी प्रोपोजिशन नहीं है। क्योंकि प्रोपोजिशन होने के लिए आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ये ट्रू है या फॉल्स है। हाँ, अगर यहाँ पे आपको x की वैल्यू दे दी जाए, ठीक है, कि x में यहाँ पे मैं 5 पुट कर दूं तो 1+2 = 5 में हमने स्टेटमेंट यहाँ पे पास ऑन कर दी, तो 1+2 = 5 नहीं होता। तो इस सूरत में हमें पता ये चला कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दी जा रही है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। और इसी तरह अगर मैं आपसे ये कह दूं 1+2 = 3, तो हमने स्टार्ट में देखा कि ये भी प्रोपोजिशन होगी, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू भी 2 है। तो इसका मतलब है 1+2 = 5 भी एक प्रोपोजिशन है, आया कि ये फॉल्स प्रोपोजिशन है। और 1+2 = 3 भी एक प्रोपोजिशन है, और ये हमारे पास एक ट्रू प्रोपोजिशन है। फर्दर हमारे पास है ऑपरेटर्स एंड कनेक्टिव्स। ऑपरेटर्स या कनेक्टिव्स हमारे लिए क्या करते हैं, ये बेसिकली हम डिफरेंट तरह की एक्सप्रेशन पे इनको अप्लाई करते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली अपने कोर्स की बात करूं, तो हमारे पास जितने भी ऑपरेटर्स होंगे वो बेसिकली हमारी प्रोपोजिशन पे, या अगर हम फर्दर आगे चलेंगे तो हमारे प्रेडिकेट्स के ऊपर अप्लाई होंगे, ठीक है। तो अगर हम इसकी फॉर्मल से डेफिनेशन करें, तो अब ऑपरेटर और कनेक्टिव कंबाइंस वन और मोर ऑपरेंट एक्सप्रेशन। और अगर मैंने अपने से पहले आपसे बताया कि अगर हम अपने स्पेसिफिकली इस कोर्स की बात करें, तो हमारी डेफिनेशन कुछ इस सेंस में बन जाएगी, एन ऑपरेटर और कनेक्टिव कंबाइंस वन और मोर प्रोपोजिशंस और प्रेडिकेट्स इनटू अ लार्जर एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास प्लस का एक साइन है, ठीक है, ये हमारे पास एक ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर को यूज़ करते हुए मेरे पास दो स्टेटमेंट आ जाएं, तो मैं इनको आपस में कंबाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 हमारे पास आ जाए, या हमारे पास 2 आ जाए, तो 1+2 से हम इन दोनों, इस ऑपरेटर प्लस की मदद से इन दोनों स्टेटमेंट को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। ये 1 एक स्टेटमेंट है, मैंने ये नहीं कहा कि ये प्रोपोजिशन है, हमारे पास जैसे एक स्टेटमेंट है। इसी तरह हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं उनकी कुछ टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज बेसिकली द यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर टेक्स वन ऑपरेंड। यूनरी ऑपरेटर एक टाइम में जस्ट एक एक्सप्रेशन के ऊपर अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 3 है, इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो जो माइनस है उसको अप्लाई होने के लिए जस्ट एक 3 एक्सप्रेशन चाहिए। इसका मतलब है कि इसको हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं, दीज आर बेसिकली कॉल्ड द बाइनरी ऑपरेटर्स। अब बाइनरी ऑपरेटर्स बेसिकली, बाइनरी का वर्ड ही हमें नजर आ रहा है कि इसका मतलब होगा 2। तो इसका मतलब है कि बाइनरी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होगा जिसको अप्लाई करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 एक्सप्रेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मल्टीप्लीकेशन को एज अ बाइनरी ऑपरेटर कंसीडर करूं, तो 2 स्टेटमेंट होंगी, 3 और 4 एक्सप्रेशन होंगे, तो तभी मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करा सकता हूँ। वरना अगर मैं सिंपल एक स्टेटमेंट दूँ 3 मल्टीप्लाई, तो ये कोई हमारे पास कोई ऑपरेटर, मतलब कोई लॉजिकली चीज नहीं बनेगी, इलॉजिकल सी चीज होगी, ठीक है। थर्ड वन इज बेसिकली द प्रोपोजिशनल और बूलियन ऑपरेटर्स। दैट ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन प्रोपोजिशंस इंस्टेड ऑफ ऑन नंबर्स। ये हमारे पास ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि स्पेसिफिकली हमारी प्रोपोजिशंस के ऊपर अप्लाई होंगे। फर्दर हम कुछ यहाँ पे ऑपरेटर्स की फॉर्म देखते हैं। हमारे पास कुछ जो पॉपुलर बूलियन ऑपरेटर्स हैं, द फर्स्ट वन इज बेसिकली द नेगेशन ऑपरेटर। गॉट इट। अब ये जो नेगेशन ऑपरेटर है, इसको हम नॉट से डिनोट करूंगा। अब ये चूंकि ये नेगेशन ऑपरेटर बेसिकली हमारे पास, अगर मुझे किसी भी स्टेटमेंट की नेगेशन करनी है, तो हम एक सिंगल स्टेटमेंट की नेगेशन कर सकते हैं ना।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑपरेटर को अप्लाई करवाने के लिए मुझे एक सिंगल स्टेटमेंट चाहिए। दैट्स व्हाई दिस इज बेसिकली कॉल्ड द यूनरी ऑपरेटर, और इसके लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा इस सिंबल की मदद से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज बेसिकली द कंजंक्शन ऑपरेटर। इसको मैं एंड से डिनोट करूंगा, ए एंड डी। ये बेसिकली हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर भी हमारे पास, इसको यूज करने के लिए हमें एटलीस्ट दो स्टेटमेंट चाहिए। द थर्ड वन इज बेसिकली द डिस्टंक्शन ऑपरेटर। इसको मैं और से डिनोट करूंगा। ये भी हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेटर है, और इसको अप्लाई करवाने के लिए भी हमें एटलीस्ट दो स्टेटमेंट चाहिए, और इसका जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास ये। द फोर्थ वन इज बेसिकली द एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। ये भी हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेटर है, और इसको अप्लाई करवाने के लिए भी हमें एटलीस्ट दो स्टेटमेंट चाहिए, और इसका एक्सप्रेशन हमारे पास ये होगा, प्लस का साइन सर्कल के अंदर। द सेकेंड लास्ट वन इज बेसिकली द इम्प्लीकेशन ऑपरेटर। इम्प्लीकेशन ऑपरेटर भी हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेटर है, और इसका एक्सप्रेशन हमारे पास सिंगल एरर होगा। और द लास्ट वन इज बेसिकली द बाई कंडीशनल ऑपरेटर। बाई कंडीशनल ऑपरेटर बेसिकली भी हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेटर है, और इस ऑपरेटर को यूज करने के लिए हमें, क्योंकि बाइनरी है तो दो स्टेटमेंट चाहिए होंगी, तो ये जो हमारे पास ऑपरेटर होगा इसका साइन हमारे पास डबल एरो की फॉर्म के अंदर शो होगा। ओके, लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम नेगेशन ऑपरेटर की बात करते हैं। नेगेशन ऑपरेटर क्या करेगा कि अगर आपके पास कोई भी एक स्टेटमेंट है, या स्टेटमेंट को नेगेट कर देगा। उसकी डेफिनेशन ये बनेगी कि लेट P be a proposition, then negation of P is the negation of P, not P, it is not the case that P means। अगर आप इसको एग्जांपल के तौर पे लें कि P हमारे पास एक स्टेटमेंट है, लंदन इज अ सिटी, देन नेगेशन ऑफ P हमारे पास उसकी स्टेटमेंट की नेगेशन हो जाएगी, तो वो बन जाएगा लंदन इज नॉट अ सिटी। और हम इसको इस स्टेटमेंट को इस तरह भी कह सकते हैं, इट इज नॉट द केस दैट लंदन इज अ सिटी। बाकी दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है। आप फर्स्ट स्टेटमेंट दे दें लंदन इज नॉट अ सिटी, या आप सेकंड स्टेटमेंट दे दें कि इट इज़ नॉट द केस दैट लंदन इज अ सिटी, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है। अब हम इसकी ट्रुथ वैल्यूज़ की बात करें, अगर इस पूरी के पूरे सिनेरियो में जहाँ पे भी हम ट्रुथ वैल्यू की बात करेंगे, वहाँ पे टी का मतलब हमारे लिए ट्रू होगा, और हमारे पास एफ का मतलब हमारे लिए फॉल्स होगा, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन होगा थ्री एरोस के साथ, मींस इज डिफाइंड एज, मतलब कि टी इज डिफाइंड, मतलब टी को हमने वैल्यू साइन कर दी है ट्रू, ये वैल्यू साइन करने के लिए यूज होगा, एफ को हमने वैल्यू साइन कर दी है फॉल्स की। अब नेक्स्ट अगर हम चलें कि हमारे पास पी स्टेटमेंट है, जैसे हमने अभी बात की ना पी लंदन इज अ सिटी, तो पी अगर हम इस तरह कोई भी स्टेटमेंट ले लें, तो हमने कहा क्योंकि हम प्रोपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास प्रोपोजिशन में दो ही चीज़ें हो सकती हैं कि या तो जो आप प्रोपोजिशन की बात कर रहे हैं वो प्रोपोजिशन या तो फॉल्स होगी या ट्रू होगी, ठीक है। दो हमारे पास इसकी चीज़ें बनेंगी, दो इसकी पॉसिबिलिटीज होंगी। अगर P हमारे पास फॉल्स है, तो जब आप उसका नेगेशन ऑफ P लेंगे तो हमारे पास उसका उल्ट हो जाएगा ना, तो फॉल्स का उल्ट हमारे पास ट्रू होगा। और इसी तरह अगर P ट्रू है, और अगर आप नेगेशन ऑफ P की बात करें, तो नेगेशन ऑफ P हमारे पास बिल्कुल उसका उल्ट हो जाएगा, वो हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। इसी तरह अगर हम आगे बात करें कंजंक्शन ऑपरेटर की, तो कंजंक्शन ऑपरेटर के बारे में हमने जैसे बात की, कंजंक्शन ऑपरेटर बेसिकली एक हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर है, इसके लिए हमें दो एटलीस्ट प्रोपोजिशन चाहिए। तो लेट P एंड Q बी प्रोपोजिशन, देन प्रोपोजिशन P एंड Q डिनोटेड बाय P, दिस एक्सप्रेशन P एंड Q, हम इस एक्सप्रेशन जिसको डिनोट करेंगे, सॉरी, हम इस एक्सप्रेशन जिसको डिनोट करेंगे इज कॉल्ड द कंजंक्शन ऑफ P एंड Q। ये बिल्कुल इसी तरह से अगर हम कोई स्टेटमेंट दूं, इफ P एक स्टेटमेंट है, आई विल हैव सैलड फॉर लंच, और इसी तरह आपके पास Q स्टेटमेंट है, आई विल हैव स्टेक फॉर डिनर। तो अगर आप इस P और Q स्टेटमेंट को एंड ऑपरेटर के साथ ज्वाइन करवाना चाहें, तो आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा P एंड Q, ये एक्सप्रेशन बनेगा। उस एक्सप्रेशन को अगर मैं यूज़ करूं, तो हमारे पास जब ये दोनों स्टेटमेंट एंड से ज्वाइन होंगी, तो स्टेटमेंट बनेगी आई विल हैव अ सैलड फॉर लंच एंड आई विल हैव अ स्टेक फॉर डिनर। तो ये बेसिकली हमारे पास कंजंक्शन ऑपरेटर इस तरह से दो स्टेटमेंट को आपस में ज्वाइन करता है। सिमिलरली अगर आप कंजंक्शन ऑपरेटर के ट्रुथ टेबल की बात करें, तो आप इमेजिन करें
कि आपके पास कुछ प्रोपोजिशन है P1, P2, P3 सो ऑन Pn तक, आप इन सारी की सारी स्टेटमेंट को इस कंजंक्शन ऑपरेटर के थ्रू आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी प्रोपोजिशन है। अगर तो आपके पास यहाँ पे टोटल n प्रोपोजिशन है, तो जो आपके पास उन n की n प्रोपोजिशन की टोटल पॉसिबिलिटीज बनेंगी ट्रू एंड फॉल्स होने की, वो बनेगी 2 पावर n। ठीक है, विल हैव 2 पावर n रोज इन इट्स ट्रूथ टेबल। और अगर मैं इसको सिंपली तौर पे एग्जांपल की बात करूं, हम यहाँ पे दो प्रोपोजिशन को लेके चलें तो P और Q जो हमारे पास प्रोपोजिशन है, तो चूंकि ये दो प्रोपोजिशन है तो यहाँ पे 2 पावर n का अगर मैं फार्मूला लगाऊं तो हमारे पास 2 पावर 2 मीन्स कि हमारे पास टोटल 4 रोज बनेगी इस स्टेटमेंट में। इसके ट्रुथ टेबल में 4 रोज बनेंगी, तो वो 4 रोज में हमारे पास 4 की 4 जो पॉसिबल हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं, वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हम यहाँ पे लिख देंगे। तो वो पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या हैं कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास P भी फॉल्स हो जाए और Q भी फॉल्स हो जाए। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि P तो फॉल्स हो लेकिन Q ट्रू हो जाए। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि P ट्रू हो जाए लेकिन Q फॉल्स हो जाए। और लास्ट पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास दोनों स्टेटमेंट ही हमारे पास ट्रू हो। अब हमें पता है कि एंड ऑपरेटर का मतलब है कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू हो एंड सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू हो, तभी हम हमारी ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूं कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये मेरी पहली स्टेटमेंट है, और सेकंड स्टेटमेंट है ब्रिंग अ जग विद दैट वन। गॉट इट? अब मेरी दो स्टेटमेंट हैं, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, या यू कैन से दैट सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास ब्रिंग अ जग ऑफ वाटर। ओके, अब अगर कोई पर्सन, आपके पास P फॉल्स होने का मतलब है कि दैट पर्सन विल नॉट ब्रिंग द ग्लास ऑफ वाटर, वो ग्लास, पानी का ग्लास लेके नहीं आया। ठीक है, और Q स्टेटमेंट भी फॉल्स, इसका मतलब है वो पानी का जग लेके भी नहीं आया। तो मेरी स्टेटमेंट तो उसने पूरी नहीं की ना, मैंने तो उसको कहा था पानी का ग्लास भी लेके और पानी का जग भी लेके आओ। ठीक है, वो दोनों ही लेके नहीं आया, तो इसका मतलब ये हुआ P एंड Q का आंसर होगा वो फॉल्स होगा, क्योंकि मेरी स्टेटमेंट उसने पूरी नहीं की। सेकेंडली F है कि that person bring the, that doesn't bring the glass of water, but Q स्टेटमेंट हुए तो इसका मतलब है that person bring the jug of water। अब जरा गौर से देखिएगा, मैंने तो उसको कहा था दोनों लेके आओ, वो एक लेके आया, वो दूसरी चीज लेके आया, फर्स्ट चीज नहीं लेके आया, तो अभी भी उसने मेरी चीज पूरी नहीं की। मैंने तो उसे कहा था दोनों लेके आए, क्योंकि एंड के बारे में वर्ड यूज किया था ना, तो इसका मतलब है अभी भी मेरी स्टेटमेंट पूरी नहीं हुई, तो अभी भी P एंड Q का जो आंसर होगा वो फॉल्स होगा। और दूसरी सूरत में वो पानी का गिलास तो लेके आया लेकिन जग लेके नहीं है, अभी मेरी बात पूरी नहीं, अभी आंसर फॉल्स होगा। और लास्टली वो दोनों चीजें लेके आया, अब मेरी जो बात उसने कही थी मैंने उसको वो पूरी हुई है। अब इसका मतलब ये उसने मेरी बात मानी है। अब P एंड Q का आंसर जो होगा लास्ट रो के अंदर वो ट्रू होगा। ओके, एंड ऑपरेटर के लिए हम एंड भी यूज करेंगे, बाज़ औक़ात हम बट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, हम इन एडिशन टू भी यूज कर सकते हैं, हम मोर ओवर का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये सारे के सारे एंड ऑपरेटर के तौर पे, तो ये जब फर्दर हम आगे स्टेटमेंट्स को लॉजिक्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ये वहां बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, तो जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं गाहे बगाहे आपको बताता रहूँगा। ओके, बिल्कुल इसी तरह से कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहूँ द सन इज शाइनिंग बट इट इज नॉट रेनिंग, इसका मतलब मैं दोनों स्टेटमेंट आपसे कह रहा हूँ ना कि सन शाइन भी कर रहा है और इट इज नॉट रेनिंग और बारिश भी नहीं हो रही, तो दोनों स्टेटमेंट हैं। इसका मतलब बट इस तरह से दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए एंड ऑपरेटर की तरफ भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्जंक्शन ऑपरेटर। डिस्जंक्शन ऑपरेटर में अब इसी तरह से है कि आप इमेजिन करें लेट P एंड Q बी टू प्रोपोजिशंस, द प्रोपोजिशन P और Q डिनोटेड बाय, हमारे पास इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो ये एक्सप्रेशन होगा P और Q इज कॉल्ड द P डिस्जंक्शन ऑफ P एंड Q। अब बिल्कुल आप इमेजिन करें कि आपके पास P स्टेटमेंट है माई कार हैज़ अ बैड इंजन, और Q स्टेटमेंट है माई कार हैज़ अ बैड कार्बोरेटर। तो हमारे पास अगर हम इन दोनों प्रोपोजिशन को डिसजंक्शन ऑपरेटर से ज्वाइन करवाएंगे और से ज्वाइन करेंगे तो स्टेटमेंट बनेगी आइदर माई कार हैज़ अ बैड इंजन और माई कार हैज़ अ बैड कार्बोरेटर। तो दोनों स्टेटमेंट और के तौर पे यूज होंगे, तो दोनों में से कोई एक चीज़ बैड है। ओके, बिल्कुल उसी तरह से अगर मैं दो स्टेटमेंट लूँ और इन दोनों स्टेटमेंट्स को मैं डिसजंक्शन ऑपरेटर से ज्वाइन करवा के इनका ट्रुथ टेबल बनाऊँ,
तो नोट दैट P और Q मीन्स दैट P इज ट्रू और Q इज ट्रू, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो डिस्जंक्शन ऑपरेटर का आंसर हमारे पास ट्रू आएगा, क्योंकि हमने और वर्ड यूज किया था, हमने कहा था फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो या सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो। ठीक है, इस सूरत में दोनों हमारे पास जो डिस्जंक्शन ऑपरेटर होगा उसका आंसर ट्रू हो जाएगा। So this operation is called the inclusive or because it includes the possibility that both P and Q are true. Got it. अब इसके अगर मैं ट्रुथ टेबल की बात करूं तो अगेन यहाँ पे हमारे पास टोटल चूंकि दो प्रोपोजिशन है तो जो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज बनेंगी वो चार पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ठीक है, अब जरा गौर से देखें कि अगर यहाँ पे हम पुरानी एग्जांपल जिसमें हमने कहा था कि माई कार हैज़ अ बैड इंजन, पी स्टेटमेंट थी और क्यू स्टेटमेंट थी माई कार हैज़ अ बैड कार्बोरेटर, हम उसी एग्जांपल को लेके चलें तो एफ का मतलब है कि उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, इट्स कार डज नॉट हैव अ बैड इंजन, और एफ भी क्यू भी फॉल्स, इसका मतलब है इट्स कार हिज कार डजंट हैव अ बैड कार्बोरेटर, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास उसकी जो ओवरऑल स्टेटमेंट जिसने कहा था कि मेरी कार का या तो इंजन खराब है या कार्बोरेटर खराब है, उसकी बात गलत थी क्योंकि दोनों ही खराब नहीं है। ओके, सेकंड पे फॉल्स, उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट थी कि माई कार हैज अ बैड कार बैड इंजन, अब फॉल्स का मतलब उसकी कार का इंजन खराब नहीं है, लेकिन क्यू स्टेटमेंट ट्रू है, क्यू ट्रू होने का मतलब है कि उसकी कार का कार्बोरेटर खराब है। तो उसने तो कहा था ना कि दोनों में से कोई एक चीज खराब है, तो इसका मतलब है कि जो डिसजंक्शन ऑपरेटर कहेगा वो कहेगा दोनों में से एक तो खराब नहीं कराया, तो इसका मतलब इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड रो में वो हमारे पास पी स्टेटमेंट ट्रू है, पी स्टेटमेंट ट्रू होने का मतलब ये है कि उसकी कार का इंजन खराब है, फॉल्स का मतलब क्यू फॉल्स, इसका मतलब है कार्बोरेटर खराब नहीं, अभी भी उसने ये कहा था कि दोनों में से कोई खराब है, इंजन तो खराब है ना, तो इसका मतलब है स्टेटमेंट उसकी अभी भी ट्रू होगी। और लास्ट में ट्रू का मतलब है उसकी पी स्टेटमेंट भी ट्रू है, उसकी क्यू स्टेटमेंट भी ट्रू है। पी ट्रू होने का मतलब है उसकी कार का इंजन भी खराब है, और क्यू ट्रू होने का मतलब है उसकी कार का कार्बोरेटर भी खराब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास उसकी स्टेटमेंट अभी भी ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली कंपाउंड स्टेटमेंट होंगी। कंपाउंड स्टेटमेंट में बिल्कुल इसी तरह इमेजिन करें कि लेट पी क्यू आर आपके पास कुछ सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, हम इन सिंपल स्टेटमेंट को आपस में कंबाइन करें, जितने भी हमने अभी तक बूलियन प्रोपोजिशन सॉरी बूलियन ऑपरेटर्स पढ़े हैं उनको यूज करते हुए, तो उसकी जो हमारे पास रिजल्टिंग स्टेटमेंट बनेगी, दिस रिजल्टिंग स्टेटमेंट इज बेसिकली कॉल्ड द कंपाउंड स्टेटमेंट। अब वो कंपाउंड स्टेटमेंट हमारे पास कैसे कैसे हैं, फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें कि आपके पास है पी क्यू और आर था, आप इस तरह पी क्यू को और से ज्वाइन कर दें और उनका जो आंसर है ब्रैकेट के अंदर उसको एंड के साथ और आर से ज्वाइन कर दें, तो ये जो ओवरऑल स्टेटमेंट बनेगी ये आपके पास एक कंपाउंड स्टेटमेंट होगी। इसी तरह आप Q और R को एंड से ज्वाइन करें और उसके बाद जो आंसर है उसको P के साथ और से ज्वाइन कर दें, ये भी कंपाउंड स्टेटमेंट। इसी तरह नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q ये भी कंपाउंड स्टेटमेंट है। इसी तरह आपके पास फर्दर P और Q एंड नेगेशन ऑफ और S ये भी हमारे पास एक कंपाउंड स्टेटमेंट। इस तरह की बहुत सारी हमारे पास फर्दर कंपाउंड स्टेटमेंट हो सकती है। अब अगर आप इनमें से कोई एक भी कंपाउंड स्टेटमेंट पकड़े, हम इनका ट्रुथ टेबल बनाएं, ठीक है, तो इसका जो ट्रुथ टेबल है वो हमारे पास कुछ इस तरह का नजर आएगा। किस तरह, फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें कि आपके पास टोटल स्टेटमेंट, आपने इस कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल बनाना है पी और क्यू एंड आर। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे आपके पास तीन प्रोपोजिशन है पी क्यू आर, हमने कहा था कि हमारे पास 2 पावर n का फॉर्मूला लगेगा इसकी रोज को कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास तीन प्रोपोजिशन तो 2 पावर 3 बेसिकली रोज होंगी, तो 2 पावर 3 बेसिकली 8, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसके ट्रुथ टेबल में टोटल 8 पॉसिबिलिटीज होंगी, टोटल 8 रोज होंगी। अब 8 रोज कौन कौन सी होंगी, पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी होंगी, वो ये होंगी कि P और Q और R दोनों तीनों फॉल्स हो जाए। सेकंड है कि P और Q तो फॉल्स हो, R ट्रू हो जाए। थर्ड है कि P भी हमारे पास फॉल्स हो, Q ट्रू हो जाए, R भी फॉल्स हो जाए। फोर्थ वन P फॉल्स हो जाए लेकिन Q और R ट्रू हो जाए। फिफ्थ वन है P ट्रू हो, बाकी दोनों फॉल्स हो जाए। इसी तरह हमारे पास बाकी 8 पॉसिबिलिटीज बनेगी। इन 8 के अलावा आप कोई 9th पॉसिबिलिटी नहीं बता सकते। ठीक है, अब जब भी आपने किसी भी प्रोपोजिशन में आपने कोई कंपाउंड स्टेटमेंट है उसका आपने ट्रुथ टेबल बनाना है, तो सबसे पहले जो ब्रेसिस के अंदर चीजें पड़ी, जो ब्रैकेट्स के अंदर चीजें पड़ी हैं, आपने उनको डील करना है। अब जरा देखें इस कंपाउंड स्टेटमेंट में हमारे पास ब्रैकेट के अंदर पड़ा है P और Q,
तो जो P और Q है इसको अपने और ऑपरेटर से पहले ज्वाइन करवाना है। R को इस रो के अंदर आपने R को स्किप करना है, R हमारे पास यूज नहीं होगा, P और Q यूज होंगे। अब इन दोनों को लेके चलती हैं। फर्स्ट रो में P भी फॉल्स है, Q भी फॉल्स है, इसका मतलब है और का डिसजंक्शन ऑपरेटर का आंसर फॉल्स। अगेन सेकंड रो में भी दोनों फॉल्स है, फिर आंसर फॉल्स आएगा। थर्ड में हमारे पास P तो फॉल्स है, Q ट्रू है। हमने कहा था डिस्टंक्शन में कोई एक भी ट्रू हो जाए आंसर ट्रू हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसका आंसर ट्रू होगा। इसी तरह फोर्थ में अगर आप चेक करें तो यहाँ पे Q ट्रू है, इसका मतलब है कि डिस्टंक्शन ऑपरेटर का आंसर ट्रू आ जाएगा। अगर आप फिफ्थ में चेक करें यहाँ पे Q ट्रू है तो P और Q का आंसर अगेन ट्रू होगा। अगर आप सिक्स्थ में चेक करें इसमें फिर हमारे पास P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो इसका मतलब है कि डिस्टंक्शन ऑपरेटर का आंसर अभी भी आपके पास ट्रू होगा। और इसी तरह आप सेवंथ में चेक करें, सेवंथ रो में P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है, तो इसका मतलब ये हुआ P और Q का आंसर यहाँ पे भी ट्रू होगा। और लास्ट रो में अगेन P और Q दोनों ट्रू हैं, तो फिर हमने कहा था कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू आ जाना। यहाँ पे तो दोनों ही ट्रू हो गए, तो इसका मतलब है P और Q का आंसर अभी भी ट्रू होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास फाइनल स्टेटमेंट आ जाएगी कि जो P और Q का आंसर आया है आपने इसको ज्वाइन करवाना है R के साथ थ्रू एंड ऑपरेटर। ओके, अब आपने जो थर्ड कॉलम है उसको चेक करना है और जो फोर्थ कॉलम है उसको चेक करना है। P और Q को भूल जाए। तो अब जरा गौर से देखें कि हमारे पास P और Q वाला टेबल ये है और R का टेबल ये। अब देखें कि हमारे पास ये P और Q जो ब्रैकेट के अंदर ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और R सेकंड स्टेटमेंट। देखें, अब देखें फर्स्ट भी फॉल्स है, सेकंड फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट भी फॉल्स है, सेकंड भी फॉल्स है, आंसर फॉल्स आ जाएगा। सेकंड रो में फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। हमने कहा था एंड ऑपरेटर में दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू आएगा ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे आंसर फॉल्स आ जाएगा। अगेन फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, फिर आंसर फॉल्स। यहाँ पे फोर्थ रो में दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, आंसर ट्रू आ जाएगा। इसी तरह आप फिफ्थ रो की बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, आंसर फॉल्स होगा। सिक्स्थ रो में दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू हो जाएगा। थर्ड रो में फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन सेकंड फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा। और लास्ट स्टेटमेंट में दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं लास्ट रो में, तो इसका मतलब इसका आंसर हमारे पास ट्रू होगा। तो ये जो हमारे पास लास्ट कॉलम बना है ये हमारे पास ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, इस कंपाउंड स्टेटमेंट का हमारे पास ओवरऑल ट्रुथ टेबल है। इसी तरह से जो आपके पास जो बाकी आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट है आप इनके ट्रुथ टेबल भी ट्राई कर सकते हैं। एक सिंपल सी एक्सरसाइज करते हैं कि हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है। लेट्स हमारे पास पी स्टेटमेंट है, इट रेन्ड लास्ट नाइट, ठीक है। क्यू स्टेटमेंट है, द स्प्रिंकलर्स केम ऑन लास्ट नाइट, और आर स्टेटमेंट है, ग्रास वाज वेट दिस मॉर्निंग। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन स्टेटमेंट के ऊपर पॉसिबल हमारे पास कुछ हमने ऑपरेटर यूज किए हैं, हमने वो ऑपरेटर अप्लाई करने हैं, और उन ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद जो हमारी स्टेटमेंट्स बनेगी वो स्टेटमेंट हमने रिकॉल करनी है। जैसा कि आप देखें कि फर्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास नेगेशन ऑफ पी, ठीक है। जब ये नेगेशन ऑफ पी है, आपने जब ये ऑपरेटर अप्लाई करना है तो हमारे पास पी स्टेटमेंट है, इट रेन्ड लास्ट नाइट, तो नेगेशन ऑफ पी क्या बनेगा, नेगेशन ऑफ पी बनेगा इट डज डिडंट रेन लास्ट नाइट। गॉट इट? ओके, सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेकंड है हमारे पास आर एंड नेगेशन ऑफ पी। नेगेशन ऑफ पी हमने भी फाइंड आउट किया, इट डिडंट रेन लास्ट नाइट। इसको आपने ज्वाइन करना है आर एंड ऑपरेटर के साथ, आर के साथ। आर स्टेटमेंट है, द ग्रास वाज वेट दिस मॉर्निंग। गॉट इट? आर स्टेटमेंट ये हो जाएगी, फिर एंड ऑपरेटर लगेगा, फिर नेगेशन ऑफ पी बनेगा। तो ये जो ओवरऑल स्टेटमेंट हमारे पास बनेगी वो बनेगी, द ग्रास वाज वेट दिस मॉर्निंग एंड इट डिडंट रेन लास्ट नाइट। मतलब कि आर स्टेटमेंट एज इट इज आ जाएगी, एंड ऑपरेटर आएगा, उसके बाद नेगेशन ऑफ पी आ जाएगी। ओके, इसी तरह हमारे पास जो लास्ट स्टेटमेंट है वो है हमारे पास नेगेशन ऑफ आर और पी और क्यू। मतलब सबसे पहले आर की नेगेशन आ जाएगी, आर की नेगेशन बनेगी, द ग्रास वॉज नॉट वेट दिस मॉर्निंग। ओके, और आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पी स्टेटमेंट। पी स्टेटमेंट है, इट रेन्ड लास्ट नाइट, फिर और आ जाएगा, और साथ के बाद क्यू स्टेटमेंट है तो बनेगा द स्प्रिंकलर्स केम ऑन लास्ट नाइट। तो जो ओवरऑल स्टेटमेंट either the grass wasn't wet this morning, or it rained last night, or the sprinklers came on last night.
तो ये कुछ हमारे पास स्टेटमेंट थी जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास जो डिफरेंट हमारे पास स्टेटमेंट होती हैं उनको यूज़ कर सकते हैं हमारे लॉजिक्स को एक्सप्रेस करने के लिए। या इसको अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बात करूँ तो इस तरह से हम अपनी स्टेटमेंट को डिफरेंट वे में प्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द लॉजिक। दैट्स इट विद द फर्स्ट लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।